बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास आज हमने फर्स्ट ईयर बायो का जो चैप्टर स्टार्ट करना है ALP इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, वो चैप्टर नंबर 8 है। जैसे कि आपको पता है कि हम बायो के बेसिकली जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेशन को स्टार्ट किया हुआ है हमने, और हम उसका हर चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसलिए इसके हम लॉन्ग भी देखेंगे और साथ में शॉर्ट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं इसके शॉर्ट की तरफ। सबसे पहले है व्हाट इज़ फंगस। फंगस क्या होती है आपको पता है कि फंगाई के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें हम फंगाई का नाम देते हैं, फंगस कहते हैं। और फंगस जो है ये बेसिकली वो जानदार है जो हाइड्रोट्रॉफिक इन नेचर होते हैं, हाइड्रोट्रॉफ्स हैं, और इनकी बॉडी जो होती है वो हाइफी की बनी होती है, फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स की बनी होती है, जिन्हें हम हाइफी का नाम देते हैं। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो क्या है, एब्जॉर्प्शन है। ये फूड को एब्जॉर्ब करते हैं और एब्जॉर्ब करके अपना फूड गेन करते हैं, ठीक है। उसके आगे नेक्स्ट है माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एक फंगस की बॉडी जो है वो हाइफी की बनी होती है। हाइफी क्या है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे प्लांट की रूट्स होती हैं ना, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम हाइफी कहते हैं। और एक फंगस की कंप्लीट बॉडी जो है वो उसका माइसीलियम कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट सेप्टेट एंड एसेप्टेट हाइफी, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सेप्टेट वर्ड निकला सेप्टा से, सेप्टा का मतलब पार्टीशन। जैसे मिसाल के तौर पर सपोज करें ये एक फंगस का हाइफी है, तो इस हाइफी के अंदर अगर जगह जगह ये पार्टीशन मौजूद होंगी तो इन पार्टीशन को हम सेप्टा का नाम देते हैं, ठीक है। और अगर ऐसा हाइफी जिसमें ये सेप्टा मौजूद हो उसे हम सेप्टेट हाइफी कहते हैं, और ऐसे हाइफी जिसमें सेप्टा मौजूद नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, एसेप्टेट हाइफी। ए का मतलब विदाउट सेप्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाइनोसिटिक हाइफी। क्वाइनोसिटिक हाइफी ये वो हाइफी होते हैं, यानी ऐसी फंगाई जिनके हाइफी में मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स मौजूद हों, यानी ऐसी हाइफी जो कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई पर मुश्तमिल करते हों, उन्हें हम क्वाइनोसिटिक हाइफी का नाम देते हैं। बाज़ औक़ात कुछ हाइफी के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है, कुछ में दो होते हैं, और कुछ ऐसे जिनमें मैनी न्यूक्लियाई होते हैं, तो उन्हें हम क्वाइनोसिटिक हाइफी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजॉइड। अगर हम फंगस की बॉडी देखें तो आपने देखा होगा फंगस हमेशा अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच रहती है, और इसकी जो बॉडी का वो पॉइंट जो कि उसे सबस्ट्रेट से अटैच करवाता है वो स्ट्रक्चर राइजॉइड कहलाता है। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है फंगस की माइसीलियम के अंदर, जो कि फंगस की माइसीलियम को, इसकी बॉडी को इसके सबस्ट्रेट के साथ अटैच करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया ये स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि पैरासिटिक फंगाई में पाए जाते हैं। जी बिल्कुल, फंगाई की डिफरेंट न्यूट्रिशंस के मॉड हैं। जैसे फंगाई कुछ जो है वो सिम्बायोटिक इन नेचर होती हैं, कुछ फंगाई जो है डिकम्पोजर्स का काम करती हैं, कुछ फंगाई पैरासिटिक इन नेचर होती हैं, वगैरह वगैरह। तो जो पैरासिटिक फंगाई होते हैं, जो पैरासाइट का काम करती हैं, कोई डिजीज़ काज करती हैं, उनके कुछ हाइफी जो हैं वो स्पेशल किस्म के स्वोलन टाइप स्ट्रक्चर के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं, और उनके इन स्ट्रक्चर्स को हम हॉस्टोरिया का नाम देते हैं। हॉस्टोरिया हाइफी जो होंगे, जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक फंगस जो कि पैरासाइट का काम कर रही है वो किसी प्लांट पर अटैक कर रही है, प्लांट को इफेक्ट कर रही है, तो वो क्या करती है, लेट्स सपोज प्लांट का लीफ है उस पर फंगस लग गई है, तो वो हॉस्टोरिया हाइफी जो होगा वो क्या करेगा, प्लांट के लीफ के मेसोफिल सेल्स में चला जाएगा और वहाँ जाके स्वेल कर देगा, और प्लांट जितना भी उसका वाटर, उसके मिनरल, उसमें जो फ्रूट बन रहा है उसको ये हाइफी क्या करते रहेंगे, एब्जॉर्ब कर देंगे, जिसकी वजह से वो प्लांट डिजीज प्लांट बन जाएगा, उससे कोई बीमारी लग जाएगी, वो वीक हो जाएगा, और फंगस जो है उससे न्यूट्रिशन लेती रहेगी, उससे फ़ायदा लेती है। समझ आएगी। तो ये जिस स्ट्रक्चर के ज़रिए ये सारा काम करती है उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, हॉस्टोरिया। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रिक्शन रिंग्स। कुछ फंगाई ऐसी होती हैं जो कि प्रीडेटर का काम करती हैं, मतलब शिकार करती हैं, प्रीडेशन करती हैं, और ऐसी फंगाई जो प्रीडेशन करती हैं वो क्या करती हैं, अपने शिकार के इर्द गिर्द, अपने प्रे के इर्द गिर्द अपने हाइफी को क्या कहते हैं, लपेट देती हैं। तो एक तरह का रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उस प्रे के इर्द गिर्द। उस रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम कंस्ट्रिक्शन रिंग का नाम देते हैं। कंस्ट्रिक्शन रिंग भी ज़ाहिर बात है किसकी बनी होगी, उस फंगस के हाइफी की बनी होगी। फंगस की सारी बॉडी हाइफी पर रोशनी है, ठीक है। तो वो हाइफी जो कि उस प्रे के इर्द गिर्द रैप कर जाएंगे और एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे, और फिर उस प्रे में से क्या करेंगे, फ्रूट वगैरह को, प्रोटीन को एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो वो रिंग जो होगी उसे क्या कहते हैं, कंस्ट्रिक्शन रिंग का नाम। समझ आ गई, ठीक हो गया।
नेक्स्ट टर्म है लाइकेंस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कुछ हाइब्रिड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में भी रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि जिस जानदार के साथ ये फंगाई रह रही हैं उनको फ़ायदा पहुंचाती हैं और बदले में उनसे खुद भी फ़ायदा लेती हैं वो। तो ये इनका म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हो जाता है, जो कि सिम्बायोसिस की एक टाइप है। और इसमें एक एग्जांपल आती है लाइकेंस की। लाइकेंस क्या होती हैं? लाइकेंस इज द एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई। जब एक स्पेशल फंगस एक स्पेशल एल्गी के साथ एसोसिएशन करती है, मतलब एक फंगस एक एल्गी के साथ हमेशा मिलकर रहती है, तो ये उन दोनों का एसोसिएशन क्या कहलाता है? लाइकेंस कहलाता है। ठीक है। और लाइकेंस जो होती हैं इनमें दोनों को क्या फ़ायदा हो रहा है? एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेसिस कर सकती है, ऑटोट्रोफ है, ये अपना फूड खुद तैयार करती है और ये फूड प्रोवाइड करती है फंगस को। और फंगस इसके बदले में उस एल्गी को शेल्टर देती है, उस एल्गी को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। समझ की बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायो इंडिकेटर्स। लाइकेंस जो हैं, कुछ लाइकेंस की स्पीशीज, कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं लाइकेंस के जो कि बायो इंडिकेटर्स का काम करते हैं। बायो इंडिकेटर्स बेसिकली क्या होते हैं? इंडिकेटर्स कहते हैं इंडिकेट करने वाला। बायो मतलब लिविंग थिंग्स, यानी लाइकेंस जो कि लिविंग थिंग है, ये इंडिकेटर का काम कर रहा है। क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट करते हैं पोल्यूशन को। ठीक है। एनवायरनमेंट के अंदर पोल्यूशन को डिटेक्ट करने के लिए हम बहुत सारे रिएक्शंस में, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में बायो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये बायो इंडिकेटर्स लाइकेंस होती हैं, मतलब एल्गी और फंगाई का एसोसिएशन होता है जो हम अपने अपरेटस में डाल देते हैं। और ये एसोसिएशन, ये लाइकेंस क्या करती हैं? इंडिकेट करके बताती हैं, हमें सिग्नल्स दे देती हैं कि इस सैंपल के अंदर, जैसे कोई वाटर का सैंपल है या सॉइल का सैंपल है, उसमें कोई पोल्यूशन, कोई पोल्यूटेंट्स मौजूद हैं या नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन माइकोराइजी। माइकोराइजी भी एक म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है फंगाई और हायर प्लांट्स के अंदर। जो हायर वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स, उनके और फंगाई के दरमियान जो एसोसिएशन होता है वो माइकोराइजी कहलाता है। इस एसोसिएशन में फंगस जो होती है वो प्लांट की रूट नोड्यूल्स के अंदर रहती है। रूट्स के अंदर छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं, होल लाइक सुराख होते हैं, उन्हें हम नोड्यूल्स कहते हैं। तो फंगस उन नोड्यूल्स में रहती है, यानी फंगस उन्हें जो है नोड्यूल्स में रहेगी तो प्लांट को क्या फ़ायदा पहुंचाएगी? प्लांट को वाटर और मिनरल ज़मीन से अब्जॉर्ब करने में क्या करती है? मदद करती है। और प्लांट से क्या फ़ायदा देता है? प्लांट को फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो फूड बनाकर उस फंगस को प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ उस फंगस को अपने रूट नोड्यूल्स में उसने रखा हुआ प्लांट ने, इसका मतलब उस फंगस को शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। समझ लगी? तो दोनों का फ़ायदा हो गया ना, तो ये भी म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हुआ, जिसे हम माइकोराइजी का नाम देते हैं। क्लियर? अब माइकोराइजी एसोसिएशन दो तरह का होता है, एक एंडोमाइकोराइजी और एक एक्टोमाइकोराइजी। या भी आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन एंडो एंड एक्टोमाइकोराइजी। एंडोमाइकोराइजी क्या होता है? ये वो एसोसिएशन है जिसमें जो फंगस के हाइफी होते हैं वो प्लांट की रूट नोड्यूल्स के अंदर तक दंस जाते हैं। ठीक है। बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर तक चले जाते हैं और फिर एसोसिएशन करते हैं। इन्हें हम एंडोमाइकोराइजी एसोसिएशन करते हैं। और अगर वो नोड्यूल्स सिर्फ प्लांट की रूट्स के सरफेस के ऊपर लिपटे हुए हों, सरफेस के बाहर हो, अंदर तक दंसे हुए ना हो, तो वो क्या कहलाता है? वो एक्टोमाइकोराइजी एसोसिएशन। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्पोर्स एंड कोनिडिया। स्पोर्स और कोनिडिया जो है, स्पोर्स और कोनिडिया में डिफरेंस क्या होता है? स्पोर्स जो है ये एसेक्सुअल मेथड का एक तरीका है और कोनिडिया जो है ये भी एसेक्सुअल मेथड का एक तरीका है। यानी फंगाई में जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो दो तरीकों से हो सकती है, या तो स्पोर्स बनाते हैं या वो कोनिडिया बनाते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है? स्पोर्स आर बेसिकली डार्क ब्लैकिश spherical and smaller in size structures। ठीक है। ये डार्क कलर के, ब्लैक कलर के और ये स्मॉल, बड़े छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि जब फंगस की बॉडी से निकलेंगे, जिस जगह पर गिरेंगे वहाँ जर्मिनेट करके नई फंगस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। इसके बरक्स जो कोनिडिया है, कोनिडिया का भी यही काम होता है, लेकिन कोनिडिया जो है ये स्पोर की निस्बत इसका साइज थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है। इस साइज में थोड़ा स्पोर से लार्जर इन साइज होगा। काम इसका वही है कि जब किसी जगह गिरेगा तो वहाँ जाके जर्मिनेट करके एक नई फंगस बना देगा। लेकिन
ये बात आपने याद रखनी है कि कुछ ग्रुप्स के अंदर यानी कुछ फंगाई में स्पोर्स फॉर्मेशन होती है और कुछ फंगाई में कोनिडिया फॉर्मेशन होती है, ये नहीं कि ये दोनों ही काम एक के अंदर, ठीक हो गया। उसके अलावा एक डिफरेंस ये भी है कि स्पोर्स जो होते हैं स्पेशल किस्म के स्ट्रक्चर में बनते हैं, इसे कहते हैं स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनते हैं और कोनिडिया जो होते हैं ये किसी स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर नहीं बनते बल्कि बाहर की तरफ ये एक्सपोज होते हैं, इन्हें हम कहते हैं कोनिडियोफोर्स। कोनिडियोफोर आप ये समझें जैसे एक दरख्त की शाख है और उस शाख के ऊपर पत्ते लगे हुए हैं, इसी तरह से कोनिडियोफोर एक शाख की तरह एक ब्रांच होती है हाइफी की जिसके ऊपर ऐसी पत्तों की तरह स्पोर्स लगे होते हैं और इन स्पोर्स को जो कोनिडियोफोर पे लगे होंगे वो क्या कहलाएंगे, कोनिडिया कहलाते हैं। समझ लगी बात की। तो कोनिडिया और स्पोर्स में क्या डिफरेंस है, मैंने दो डिफरेंसेस बताए। स्पोर्स जो हैं ये इनसाइड होते हैं, स्पोरेंजियम के छुपे हुए होते हैं और स्मॉलर इनसाइड होते हैं। कोनिडिया जो है एक्सपोज हुए होते हैं और ये लार्जर इनसाइड। नेक्स्ट टर्म है स्पोरेंजियम और कोनिडियोफोर में डिफरेंस, जो कि मैंने भी आपको साथ ही बता दिया। स्पोरेंजियम ये वो गोल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और जो कोनिडियोफोर है ये वो स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कोनिडिया लगते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट टर्म देखिए डिफरेंट एसेक्सुअल मेथड्स इन फंगाई। आपने इस शॉर्ट में सिर्फ नाम बताने हैं एसेक्सुअल मेथड्स के, दो तो मैंने आपको बता दी, एक स्पोर फॉर्मेशन है, कोनिडिया फॉर्मेशन। उसके अलावा फ्रेगमेंटेशन भी होती है और बडिंग भी होती है कुछ फंगाई के अंदर अपनी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरियोगैमी एंड प्लाज्मोगैमी, जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टॉपिक में से आपको मिलेगा। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, गैमी का मतलब फ्यूज करना, तो कैरियोगैमी इज द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मो का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकला ये, मतलब साइटोप्लाज्म वगैरह, और गैमी का मतलब फ्यूज करना यानी साइटोप्लाज्म का फ्यूज करना, ये प्लाज्मोगैमी के लिए। अंडरस्टूड बात आपको पता, हमेशा पहले न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं, यानी पहले कैरियोगैमी होगी बाद में प्लाज्मोगैमी होगी, तो इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके नतीजे में आपको पता दो न्यूक्लियाई मिलेंगे, तो उनके मिलने से दोनों हैप्लॉइड होंगे, उनके मिलने से जाइगोट बनेगा जो कि डिप्लॉइड इन नेचर होगा, फिर उसके आगे माइटोसिस के जरिए नहीं फंगस, ठीक हो गया। नेक्स्ट टर्म देखें डिफाइन जाइगोस्पोर्स। जाइगोस्पोर्स जो फाइलम या ग्रुप जाइगोमाइकोटा है फंगस का, फंगस की जो डिवीजन जाइगोमाइकोटा है उसके मेंबर्स को जाइगोमाइसीट्स कहते हैं और उनकी बॉडी के अंदर जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं जिनके ज़रिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती हैं, उन सेक्सुअल स्पोर्स को हम जाइगोस्पोर्स का नाम देते हैं, ठीक है। इनकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, राइजोपस फंगस, जिसे हम आम जुबान में फफूंदी कहते हैं। उड़ली लग जाती है चीज़ों के ऊपर, बरसात के मौसम में खास कर गर्मियों में ब्रेड वगैरह पे अचार पर उड़ली लग जाती है, फफूंदी लग जाती है, उसे बायोलॉजिकल नेम में राइजोपस कहते हैं, जो कि किस में आती है, डिवीजन जाइगोमाइकोटा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डिफाइन, ये तीन डिफरेंट टर्म्स हैं, ये तीन डिफरेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। डिफाइन एस्काई, एस्कोस्पोर्स एंड एस्कोकार्प, ये तीन डिफरेंट टर्म्स हैं। डिवीजन एस्कोमाइकोटा के जो मेंबर्स हैं जो फंगाई इस डिवीजन में पाई जाएंगी उन्हें हम एस्कोमाइसीट्स कहते हैं। एस्कोमाइसीट्स फंगाई के जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं उन सेक्सुअल स्पोर्स का नाम एस्कोस्पोर्स है। इनके स्पोर्स को क्या नाम देते हैं, इनके डिवीजन के नाम से इनको नाम दिया जाता है एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स जिस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं उस सैक लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एसाई, ठीक है। कुछ लोग इसे आस्काई भी कहते हैं, कुछ लोग आस्की भी कहते हैं, जो मर्जी कहते हैं, ठीक है। तो एसाई के अंदर एस्कोस्पोर्स बनेंगे, तो मतलब की बात की। और ये एसाई जितने बहुत सारे एसाई मिलते हैं और एक फ्रूटिंग बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं, उस फ्रूटिंग बॉडी को एस्कोकार्प कहते हैं। कार्प निकला बॉडी से, कार्प का मतलब होता है फ्रूटिंग बॉडी। तो जो फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर एस्कोस्पोर्स बनते हैं उसे हम एस्कोकार्प कहते हैं, मतलब की बात की। एस्कोकार्प के अंदर एसाई हैं और एक एसाई के अंदर एस्कोस्पोर्स मौजूद हैं, समझ लगी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखें यीस्ट। व्हाट डू यू नो अबाउट यीस्ट। यीस्ट एक ऐसी फंगस है जिसके बारे में हमेशा कंफ्यूजन रही है कि इसको किस डिवीजन में डाला जाए। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बेसिडियोमाइकोटा डिवीजन से मिलती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी एस्कोमाइकोटा डिवीजन से मिलती हैं। कंफ्यूजन रही हमेशा कि इसको किस ग्रुप में डाला जाए, लेकिन हमने इस
जीस को यूजुअली कुछ क्योंकि ज़्यादातर प्रॉपर्टीज की एस्कोमाइसीट से मिलती हैं, इसलिए हमने जीस को डिवीजन एस्कोमाइकोटा के अंदर रखा होगा। जीस जिसको हम आम ज़बान में खमीर कहते हैं, ठीक है, जो बेकरी प्रोडक्ट्स वगैरह में इस्तेमाल होता है, बेकिंग के लिए, फ्लफिंग के लिए, जो क्या कहते हैं फ्लोर होता है उसे फुलाने में इस्तेमाल होता है खमीर, तो ये जीस्ट होती है, एक फंगस है। और ये फंगस जो है ये किस तरीके से अपनी एसेक्सुअल प्रोडक्शन करती है, बडिंग के जरिए, इसमें बडिंग प्रोसेस होता है। जबकि एस्कोमाइकोट्स के जो बाकी मेंबर्स हैं वो बडिंग के बजाय वो या तो स्पोर्स फॉर्मेशन करते हैं या कोनिडिया फॉर्मेशन करते हैं। एसेक्सुअल मेथड, सेक्सल में तो एस्कोस्पोर्स है ना, लेकिन एसेक्सुअल में वो ये करते हैं। लेकिन जो यीस्ट है वो एसेक्सुअल मेथड क्या है इसका, बडिंग है, ये बडिंग के जरिए। समझ रहे हैं ये डिफरेंस है। उसके अलावा कुछ एप्लीकेशन है यीस्ट के बारे में, वो आपको जो डिवीजन एस्कोमाइकोटा का टॉपिक है उसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन बेसिडियम एंड बेसिडियोस्पोर्स। जैसे कि ऊपर मैंने आपको बताया एसआई एंड एस्कोस्पोर्स, इसी तरह डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा के जो मेंबर्स हैं बेसिडियोमाइसीट्स, इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है इसे हम कहते हैं बेसिडियोकार्प, ठीक है, बेसिडियोकार्प। उस बेसिडियोकार्प के अंदर स्ट्रक्चर्स जिनमें स्पोर्स बनेंगे उस स्ट्रक्चर को बेसिडियम कहते हैं। ज़्यादा हो तो बेसिडिया, सिंगुलर हो तो बेसिडियम। और इसके स्पोर्स को जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं उसको क्या नाम देते हैं, बेसिडियोस्पोर्स। समझ लगी बात की। इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ना वो मशरूम लाइक ऐसे अम्ब्रेला शेप बॉडी होती है। मशरूम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस ग्रुप, यानी मशरूम जो किसमें आती हैं, डिवीजन बेसिडियोमाइकोटा में। और इनके स्पोर्स यहाँ अंदर की तरफ ये सारा हाइफी हैं और ये अंदर की तरफ इनके स्पोर्स मौजूद होते हैं। समझ लगी बात की। बेसिडियम कहाँ मौजूद होंगे, अंदर की तरफ मौजूद, नीचे वाली साइड पर, ठीक है। नेक्स्ट बेसिडियोमाइकोटा के साथ ही आपको एक येलो बॉक्स मिलेगा जिसमें बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट अक्सर आता है पेपर में, डिफरेंस बिटवीन रस्ट एंड स्मट्स। रस्ट और स्मट्स ये दोनों बेसिडियोमाइकोट्स में आती हैं मेंबर्स, और ये वो खास किस्म की फंगाई हैं जो कि पैरासिटिक इन नेचर, दोनों रस्ट भी पैरासाइट है और स्मट भी पैरासाइट है। और ये दोनों फंगाई ज़्यादातर प्लांट्स पर अटैक करती हैं, ठीक है, प्लांट्स में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां काज करेंगी। अच्छा पहले देखते हैं रस्ट क्या होती है। रस्ट ये वो फंगस है कि ये जब एक प्लांट पर अटैक करे और उस प्लांट की बॉडी के ऊपर ऑरेंज कलर के रस्टी ब्राउनिश रेडिश कलर के फ्लेक्स बन जाए, फ्लेक्स का मतलब दाग से बन जाए, उनके स्पॉट्स बन जाए, ऑरेंज और रेडिश कलर के स्पॉट्स आ जाए, तो इस फंगस को जिसकी वजह से ये स्पॉट्स है इसमें रस्ट का नाम है। रस्ट का मतलब जंग है और उसका कलर ब्राउनिश कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर, और वैसे ही जंग लाइक स्पॉट्स आ जाते हैं उस सब्जी या उस फल या उस प्लांट के ऊपर, इस वजह से उस फंगस को रस्ट कहते हैं, ठीक है। स्मट्स ये वो फंगस हैं जब ये प्लांट पर अटैक करती हैं तो उस प्लांट के ऊपर इसी तरह के स्पॉट्स आते हैं, लेकिन वो स्मोकी फ्लॉट जो है ना स्पॉट्स होते हैं, स्मोकी मतलब ब्लैक हो जाएगा सारा। जैसे आपने अक्सर देखा होगा कभी कभार सपोज कर मकई खोलें तो अंदर से कुछ जगह से सारी काली हुई होती है, उसके दाने सारे काले हुए होते हैं, ठीक है, मतलब उसको स्मट लग गई, वो डिजीज मकई है। वो कॉर्न का जो प्लांट है वो डिजीज है, उसको पैरासाइट लग गए, फंगस लग गई। तो मैंने बात तो स्मट्स जो होते हैं इनका जो स्पोर होगा, इनकी जो वेजिटेबल या प्लांट की जो अपीयरेंस हो जाएगी इसकी वजह से वो कैसी हो जाएगी, इनकी बॉडी के जो स्पॉट्स बनेंगे ब्लैक कलर के, स्मोकी काले। और रस्ट के अंदर किस कलर के बनते हैं, रस्ट के अंदर ऑरेंज कलर, डार्क ब्राउनिश रेडिश, यानी इस तरह के टेक्सचर के, ये दोनों में डिफरेंस। नेक्स्ट टाइम पहले देख लें डिवीजन ड्यूट्रोमाइसीट्स और इम्परफेक्ट फंगाई। ड्यूट्रोमाइकोटा के मेंबर्स को ड्यूट्रोमाइसीट्स कहते हैं और इन्हें हम इम्परफेक्ट फंगाई भी कहते हैं। इन्हें इम्परफेक्ट फंगाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड क्या है अभी तक इस पर रिसर्च चल रही है, अभी तक पता नहीं लगा कि किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रॉपर तरीके से करती है, ठीक है। इनकी रिप्रोडक्शन क्योंकि प्रॉपर अभी नॉन नहीं है, अभी अंडर रिसर्च है, इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंगाई का नाम दिया जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज बेसिडियो और एस्कोमाइकोटा दोनों से बहुत ज़्यादा डिफर करती हैं, इसलिए इनको इम्परफेक्ट फंगाई का, ठीक हो गया। बेसिडियो जो हमारे ड्यूट्रोमाइसीट्स हैं इम्परफेक्ट फंगाई,
इनके अंदर एक थ्योरी पेश की गई, एक रिसर्च के मुताबिक कहा जाता है कि इनमें जो सेक्स रिप्रोडक्शन होती है वो है पैरासेक्सुअलिटी। आपको इसी डिवीजन यूट्रोमाइकोटा के साइड पर एक छोटा सा येलो बॉक्स मिलेगा, उसमें ये पैरासेक्सुअलिटी के बारे में एक्सप्लेन किया। पास देख सकते हैं पैरासेक्सुअलिटी क्या होती है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको शुरू में बताया कि कुछ फंगाई क्वाइनोसिटिक होते हैं, मतलब उनके हाइफी में एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। तो यूजली तो होता है ना कि एक फंगस का कोई एक न्यूक्लियस दूसरे फंगस के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करे तो सेक्स रिप्रोडक्शन, दो डिफरेंट फंगाई आपस में, ऐसे ही है ना। लेकिन जो यूट्रोमाइसीन्स होते हैं इनमें से कुछ मेंबर्स देखे गए कि इनका एक ही फंगस जो है उसी के, क्योंकि वो काइनेसिटिक होता है तो एक ही फंगस के दो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज करते हैं और उसी के अंदर ही जो है रिप्रोडक्शन में एक तरह के सेक्सुअल प्रोसेस हो गए, लेकिन एक ही के अंदर दोनों न्यूक्लियाई फ्यूज करके। तो इस तरह के जो प्रोसेस है जो आगे ऑफस्प्रिंग यानी नई फंगस बनती है, इस प्रोसेस को पैरासेक्सुअलिटी का नाम। ये एक यूनिक केस है जो कि हर फंगस में नहीं होता, ये सिर्फ यूट्रोमाइसीन्स में, इसी वजह से इन्हें इम्परफेक्ट फंगाई कहा है क्योंकि ये एक ही रीजन में फ्यूजन हो जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन बायो रेमिडिएशन। अब आगे आ रही है इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, फंगाई के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, ये टॉपिक्स आ रहे हैं। बायो रेमिडिएशन, बायो का मतलब लिविंग थिंग्स, रेमिडिएशन का मतलब रिमूवल ऑफ या कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए जब हम लिविंग थिंग्स को इस्तेमाल करते हैं तो इस प्रोसेस को बायो रेमिडिएशन का नाम दिया जाता है, ठीक है। और इस पर्पस के लिए फंगाई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फंगस जो है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि फंगस जो होती है ये बायो इंडिकेटर का काम करती है, पोल्यूशन को डिटेक्ट कर देती है, इसलिए फंगस को हम पोल्यूशन को डिटेक्ट करके पोल्यूशन को रिमूव करने में भी इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कुछ जगहों पर एल्गी इस्तेमाल होती हैं पोल्यूशन वगैरह को ख़त्म करने के लिए। तो ये क्या है, ये सारे बायो रेमिडिएशन प्रोसेस के नाम। क्लियर। नेक्स्ट टर्म, डिफाइन टोड स्टूल्स। टोड स्टूल्स ये स्पेशल किस्म का फंगस की टाइप है, दिस इज द टाइप ऑफ फंगस, ठीक है। ये वो फंगस है कि अगर इस फंगस को कोई ह्यूमन ईट कर ले, खा ले, तो उसकी वजह से उस पर्सन को उसकी डेथ का होती है, ठीक है। और ये टोड स्टूल्स क्या होती है, ये मशरूम्स हैं, ठीक है। ये फंगस कौन सी है, बेसिडियोमाइकोटा के मेंबर्स हैं, यानी मशरूम है एक जो कि क्या करती है, अगर इस मशरूम को कोई बंदा खा ले तो उसकी डेथ हो जाएगी। समझ आएगी बात। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जिनमें से एक बहुत ही मशहूर एग्जांपल है इसकी डेथ एंजल, मौत का फरिश्ता, ठीक है। तो ये नाम रखा हुआ है इस मशरूम का, डेथ एंजल। इसे इसलिए डेथ एंजल का नाम दिया गया कि जैसे ही कोई बंदा इस मशरूम को टेस्ट भी करता है वो फ़ौरन मर जाएगा, इतनी टॉक्सिक और पॉइजनस मशरूम है। ये वही मशरूम है जो आपको मूवीज़ और कार्टून्स के अंदर रेड कलर की खूबसूरत मशरूम नज़र आती है, उसके बाद वाइट स्पॉट्स पड़े होते हैं, देखते हैं ना अक्सर कार्टून्स में ख़ासतौर पर रेड कलर की मशरूम दिखाते हैं, उस पर वाइट स्पॉट्स, वो कौन सी होती है, डेथ एंजल मशरूम। डेथ एंजल मशरूम टेस्ट भी होगी, ज़रा सी खाएंगे तो बंदे की डेथ होगी। सिर्फ एक मशरूम का ग्रुप है जो कि एडिबल है, बाकी जितनी टाइप्स हैं मशरूम की वो सारी की सारी पॉइजनस इन नेचर होती है। और जो खाई जा सकती है वो कलरलेस मशरूम, वाइट होती है, बदसूरत होती है। बाकी मशरूम तो खूबसूरत होती है ना, कलरफुल होती है, वो बदसूरत होती है देखने में, लेकिन उसको खाने के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन ये भी याद रखें, हर बदसूरत मशरूम खाने में इस्तेमाल होती है ये भी ज़रूरी नहीं है। कोई एक ग्रुप ऐसा है जो कि खाने में इस्तेमाल होता है, बाकी जितनी भी वाइट मशरूम्स हैं वो भी नॉन एडिबल है, मतलब पॉइजनस, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से और भी एग्जांपल्स आपकी बुक में बताई होंगी, आप देख सकते हैं। एक 5 o'clock मशरूम भी है, वो भी इसी में आती है, टोड स्टूल्स के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब आगे कुछ डिजीज़ आ रही हैं, जिसमें सबसे पहली डिजीज़ है हिस्टोप्लाज्मोसिस। हिस्टोप्लाज्मोसिस ये वो डिजीज़ है जिसके अंदर अगर एक बंदा सांस ले रहा है और कोई फंगस का स्पोर चलता चलता सांस की नाली में चला गया, क्योंकि स्पोर्स गर्मियों में खासतौर पर फैलते रहते, खासतौर पर अगर वो एस्थमिक पेशेंट है, एस्थमा का पेशेंट है और वो पेशेंट जो है उसकी सांस की नाली में वो स्पोर चला गया फंगस का, तो वो उसकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सांस की नाली में फंस जाएगा और क्या करेगा, वो इन्फेक्शन कर देगा सांस की नाली में, जिसकी वजह से क्या होगा, उसको सांस लेने में दुश्वारी होगी और अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए तो उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इस बीमारी को क्या कहते हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस का नाम।
समझ लगी बात की। हिस्टो निकला, हिस्टोलॉजी से टिश्यू से, प्लाज्मोसिस का मतलब फट जाना, इसमें क्या होता है लंग्स के टिश्यू जो फटना शुरू हो जाते हैं, लंग्स के टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाएंगे तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। नेक्स्ट चीज देखें एफ्लाटॉक्सिन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट अक्सर आता है पेपर में, इस वजह एफ का आर लगा ली। व्हाट आर एफ्लाटॉक्सिन? एफ्लाटॉक्सिन के वो फंगाई हैं जो कि पॉइजनस इन नेचर होती हैं, ऐसी फंगाई जिनकी बॉडी जो है उनके बड़े खतरनाक किस्म के केमिकल्स मौजूद हों, इतने पॉइजनस केमिकल्स हों कि उन्हें खाएं और साथ ही उस पर्सन की डेथ कर दें, तो ऐसी मशरूम्स को हम ऐसी फंगाई को हम एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं। और इनकी जैसे मैंने भी आपको डेथ एंजल वगैरह की एग्जाम्पल बताई मशरूम्स के अंदर, और भी फंगाई होती है जो कि एफ्लाटॉक्सिन है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है एस्परगिलोसिस, ये भी डिजीज़ है। एस्परगिलोसिस एक स्पेशल किस्म की एस्परगिलस फंगस की वजह से होती है। एस्परगिलस फंगाई बहुत सारी हैं, उनमें से एक ग्रुप है आपकी बुक में मेंशन है। एस्परगिलस फंगस जो है इसकी एक कैटेगरी है जो कि अगर बॉडी के अंदर चला जाए उसका स्पोर या वो फंगस को उसका कोई हाइफी वगैरह बॉडी में चला जाए तो वो एस्परगिलोसिस डिजीज़ करेगी, ठीक है। अगर ये इसका इफेक्ट जो है बॉडी के एक्सटर्नल ऑर्गन्स तक है, मतलब लंग्स वगैरह तक है, तो नुकसान तो होगा, लेकिन अगर वो वहाँ से मूव करके ब्लड में चली गई तो उस पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ख़ास तौर पर ये उन पेशेंट्स को ज़्यादा इफेक्टिव है, उनके लिए ज़्यादा ख़तरनाक है जिनका इम्यून सिस्टम वीक होता है, जैसे एड्स का पेशेंट। एड्स के पेशेंट में अगर कोई एस्परगिलस फंगस का स्पोर चला जाएगा तो वो ब्लड स्ट्रीम में जाके ब्लड पे अटैक करेगी, उस पर्सन की डेथ करेगी, ठीक है। नेक्स्ट डिजीज़ देखें एर्गोटिज्म। एर्गोटिज्म डिजीज़ जो है ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिजीज़ है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर भी चाहे आप स्टार्ट लगा दें। एर्गोटिज्म डिजीज़ होती है कि जिसमें एक कुछ स्पेशल किस्म की फंगाई जब एक बॉडी के ऊपर यानी ह्यूमंस पर ये अटैक करें, या ये ऐसे भी हो सकता है कि आपने मिसाल के तौर पर कोई ऐसा फ्रूट या वेजिटेबल खा ली जिसको फंगस लगी हुई है, और बाज़ वो फंगस सपोज करें इतनी पॉइजनस फंगस उसको लगी, जैसे स्मट रस्ट लग जाती हैं, कसिट्टा था उसको फंगस लगी हुई है, या अचार को पहले फफूंदी लगी उसके बावजूद आपने अचार खा लिया, तो वो उसका नुकसान ये हो सकता है अगर उसका स्पोर या वो फंगस पॉइजनस इन नेचर है तो वो बॉडी में जाएगी डायरेक्ट सीएनएस पर अटैक करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से वो पेशेंट जो है अनकॉन्शियस हो जाएगा, मेंटली रिटार्डेड हो जाएगा, मतलब दिमागी तवाज़ुन उस पेशेंट का ख़राब हो जाएगा। उसके अलावा अगर ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाए तो उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। इस बीमारी को क्या कहते हैं? एर्गोटिज्म। नेक्स्ट आगे लास्ट टर्म देखें ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट हमने कई बार पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किए। ऑब्लिगेट पैरासाइट वो पैरासाइट्स होते हैं जो कि लाजमी अपने होस्ट पर डिपेंड करते हैं, अपने होस्ट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, और जो फंगाई पैरासिटिक इन नेचर है वो सारी की सारी ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है लास्ट एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज में जितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं तकरीबन सारे शॉर्ट हैं, आपके एक्सरसाइज की एयरटी के अकॉर्डिंग वो सारे आपने इसके साथ अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। तो ये था क्लास। आज हमने देखा कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अब मैं आपको जनरली लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा जितने इंपॉर्टेंट है उसे आप ऐसे ही पॉइंट आउट कर लें, नोट डाउन कर लें। मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, आप सुनते रहें, साथ साथ नोट डाउन करें। इसमें जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आएगा इस चैप्टर के अंदर, उसमें आना है सबसे पहला न्यूट्रिशन इन फंगाई, फंगाई की न्यूट्रिशन, साथ नोट करते रहें, न्यूट्रिशन इन फंगाई। सेकंड नंबर पर जो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है वो है रिप्रोडक्शन इन फंगाई। इसमें ये सेक्सुअल मेथड्स आ जाती हैं सारे और सेक्सुअल मेथड। देन उसके बाद डिवीजन एस्कोमाइकोटा और डिवीजन बजीरियोमाइकोटा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। और लास्ट में इकोनॉमिकल यूजेस एंड इकोनॉमिकल लॉसेस ड्यू टू फंगाई, ये दोनों टॉपिक्स भी लॉन्ग के तौर पर इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट्स बताए हुए हैं, ज़रूरी नहीं हम पूरा लिखें, आप अपनी वर्डिंग में बता सकते हैं। जितना क्वेश्चन हो सके उतनी हैडिंग्स बना, जैसे हमने जितनी डिजीज़ पढ़ी हैं इन तमाम डिजीज़ की अलग अलग हैडिंग्स बना के आप इसको लॉन्ग को जितना एलैबोरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चंद एक इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। फिर रिपीट कर दूँ, नंबर 1 मैंने बोला न्यूट्रिशन इन फंगाई, नंबर 2 बोला रिप्रोडक्शन इन फंगाई जिसमें सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों आ जाएंगी, नंबर 3 बोला मैंने डिवीजन एस्कोमाइकोटा, नंबर 4 बोला डिवीजन बजीरियोमाइकोटा, और नंबर 5 बोला मैंने इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, जिसमें इकोलॉजिकल यूजेस भी आ जाएंगे और इकोलॉजिकल लॉसेस भी आ जाएंगे। वही एक सारी बातें पूछा जाएगी, या यूजेस पूछ जाएंगे या लॉसेस पूछ जाएंगे। तो
ये था अभी क्लास आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने चैप्टर 1 को डिटेल में डिस्कस किया। फिर भी अगर किसी पॉइंट पर आपको इशू हो तो आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। मिलेंगे कल इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।